नमस्कार। आज हम आपको सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। इसका श्रेय हमारे भारतवर्ष को जाता है, जिसने पूरे विश्व में आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। सभी देशों ने इस पर सहमति व्यक्त की। आप अपने घरों में योग का पालन करें। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो आज सभी हमारे महाविद्यालय में एकत्रित होकर के या जीआईसी ग्राउंड डेटा में एकत्रित होकर के योग कर रहे होते, लेकिन कुछ कारणवश आप सभी एकत्रित नहीं हो पाए। इसके लिए खेद है, लेकिन जान है तो जहान है। जान है तो योग का भी पालन करें। इसी के साथ मैं आपको अपने मैनेजमेंट की ओर से, हमारे महाविद्यालय के सचिव साहब की ओर से, अपने पूरे स्टाफ की तरफ से और मैं अपनी ओर से आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान विषय के अंतर्गत आपको न्यूक्लिक एसिड जो सेल वाले चैप्टर में है उसके बारे में अध्ययन करा रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड, जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे कि न्यूक्लिक एसिड जितने भी हैं वो सब केंद्र के अंदर, यानी केंद्र के अंदर जीव द्रव्य होता है, केंद्रकाएं होती हैं, क्रोमेटिन धागे होते हैं, क्रोमेटिन धागों पर गुणसूत्र होते हैं और उन्हीं पर ही आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। स्वीडन के जैव रासायनिक फ्रीडरिक माइसर ने 1869 ईस्वी में इसे न्यूक्लिक नाम दिया। स्वीडन के जैव रासायनिक फ्रीडरिक माइसर ने 1869 में न्यूक्लिक नाम दिया। अम्लीय प्रकृति को अल्टमान ने 1889 में न्यूक्लिक अम्ल कहा इसे। माइसर ने केवल इसे न्यूक्लिक नाम दिया और 1889 में न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया अल्टमान ने। 1893 में कौशल ने इस न्यूक्लिक अम्ल में रासायनिक घटक होते हैं इसके बारे में जानकारी दी। रासायनिक घटक इस न्यूक्लिक अम्ल में होते हैं, कुछ रासायनिक संगठन होते हैं, इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। जब डीएनए और आरएनए के बारे में चर्चा करेंगे उस समय बताएंगे। 1893 में कौशल ने रासायनिक घटकों का नाम दिया और इसी के लिए 1910 में कौशल को नोबेल पुरस्कार, यानी रासायनिक घटकों की खोज के लिए, क्योंकि न्यूक्लिक अम्लों में रासायनिक घटक होते हैं, इनकी खोज के लिए कौशल ने 1910 में को नोबेल का पुरस्कार दिया गया। 1920 में ग्रिफिथ ने डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा। 1920 में ग्रिफिथ ने डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा और इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल को दो भागों में बांटा गया। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डी फॉर डी, एन फॉर न्यूक्लिक एंड राइबो और ए फॉर एसिड, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसे डीएनए कहा जाता है। आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आपसे कोई पूछता है तो न्यूक्लिक अम्ल कोई दो भाग होते हैं, दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब हम आपको बताने जा रहे हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। नोट कर लीजिए।
डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसे डीएनए के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मॉडल प्रस्तुत किया था, डीएनए का मॉडल, कि डीएनए की संरचना क्या है, उसको वाटसन ने दिया था। वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल कहा। डबल संरचना के बारे में वाटसन ने बताया था, और ये बताऊंगा मैं आपको। वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने बताया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है और साथ ही साथ डीएनए कुछ पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है, और उन्हीं से एक पीढ़ी से लक्षण दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। उन्हें हम आनुवंशिक पदार्थ के नाम से जानते हैं। आणविक पदार्थों के बारे में बताया कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना का एक वलयाकार मॉडल है, जिसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन नाम के दो बेस होते हैं। और इन्होंने डबल हेलिक्स के बारे में बात की, तो ये संरचना इन्होंने बताई जो डबल स्ट्रक्चर में आती है। ठीक, आरएनए सिंगल हेलिक्स संरचना है, जो जिस पर एक यूरेसिल नामक क्षार और जुड़ जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, कुछ वायरसों को छोड़कर सभी जीवों में डीएनए पाया जाता है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए केंद्रक में मिलता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मैंने कोशिकाएं दो प्रकार की बताई थी, यूकैरियोटिक्स में प्राप्त होता है, इसमें केंद्रक। यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिकाओं के बारे में बताया था मैंने। स्टार्टिंग में इस चैप्टर को स्टार्ट करते समय बताया था कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है तो न के बराबर होता है, कुछ में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। थोड़ी मात्रा में यह माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। डीएनए जीवों में पाए जाने वाले सबसे बड़े अणु हैं। प्रत्येक डीएनए वृहद अणु हजारों इकाइयों और एकलकों का बना होता है। इन एकलकों को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अतः डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। डीएनए क्या है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, टाइड्स का बहुलक है। और बहुलक क्या है? बहुलक के बारे में आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, जहां पर किसी संख्या की, किसी वस्तु की, किसी की बहुतायत मात्रा में आवृत्ति हो, उसे बहुलक कहते हैं। जैसे कि हम बात करें, प्राप्तांक आंकड़ों की बात करें कि क्लास 1 से क्लास 1 के हिंदी विषय के, हिंदी सब्जेक्ट के प्राप्तांक यानी डाटा इस प्रकार से हैं, स्कोर इस प्रकार से हैं: 15, 16, 15, 18, 20, 15, 25, 15, 18, 21, 22, 15 और 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और मान लीजिए 13 और 15। ये 15 छात्रों के प्राप्तांक हैं
अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा बहुतायत मात्रा में कितने प्राप्तांक आए हैं। एक बार 15, दूसरी बार 15, तीसरी बार 15, चौथी बार 15 और पांचवी बार 15 और छठवीं बार 15, यानी 15 की आवृत्ति 6 बार हुई है, अर्थात 15 इसमें बहुलक कहलाएगा। सेम उसी प्रकार डीएनए में भी न्यूक्लियोटाइड्स की बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। जो क्षार होते हैं उन्हें न्यूक्लियोटाइड्स के नाम से दिया गया, बहुलक के रूप में पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहा। डीएनए अणु 2 वलयों की बना होता है, यानी 2 वलय होते हैं जो सीढ़ी नुमा रूप से इनमें कुछ बेस जुड़े होते हैं और एक हेलिक्स में 5 बेस जुड़े होते हैं। कितने जुड़े होते हैं? 5। अभी बताता हूं मैं इसके बारे में। यह अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार रूप से कुंडलित रहता है। ये अक्ष है, इसके चारों ओर ये सर्पिलाकार कुंडलित रहता है। अतः डीएनए एक घुमावदार सीढ़ी जैसा दिखाई देता है। दोनों वलय शर्करा और फॉस्फेट के बने होते हैं। इसमें क्या होता है? शर्करा होती है और फॉस्फेट बनी होती है। और आनुवंशिक पदार्थों को बताते समय मैंने बताया था कि ये शर्करा और फॉस्फेट के बने क्षार होते हैं। प्रत्येक वलय में हजारों न्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखलाबद्ध लगे होते हैं। इसे पॉलीन्यूक्लिक ओटाइड श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। डीएनए में आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसको महत्वपूर्ण आनुवंशिक की सूचना इकाइयों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का काम होता है। डीएनए ही ऐसा अणु है जो प्राकृतिक अणुओं के समान होता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से कोशिकाओं में सभी जैविक क्रियाओं का नियमन करता है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण का भी कार्य करता है, यानी ये प्रोटीन संश्लेषण का भी कार्य करता है, प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम्स वगैरह के बारे में बताया था, वो भी प्रोटीन संश्लेषण कार्य कर रहे थे। ये भी प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कर रहा है। अब इसमें हम बात करते हैं प्यूरिन क्षार। प्यूरिन क्षार में एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। ए फॉर एडेनिन और जी फॉर ग्वानिन। और pyrimidine में साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। जबकि आरएनए में बात करें तो इस साइटोसिन की जगह यूरेसिल नाम का बेस जुड़ा होता है। साइटोसिन की जगह यूरेसिल जुड़ा होता है। ठीक है, तो हम बात करें ए के साथ टी का बेस होता है, ए के साथ में टी जुड़ा होता है, फिर जी के साथ सी के साथ में जी जुड़ा होता है। ऐसे स्ट्रक्चर बनी होती है, ए टी सी जी ए टी, इस प्रकार से संरचना बनी होती है। इसमें भी 5 होते हैं। इस प्रकार से इनके ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये कह लीजिए ए फॉर एडेनिन, ए फॉर एडेनिन, जी फॉर ग्वानिन, ग्वानिन, सी फॉर साइटोसिन, टी फॉर थाइमिन। ये 4 बेस जुड़े होते हैं। मैंने आपको बताया इस मॉडल को बताने का श्रेय जाता है, इस मॉडल को बनाने का जो श्रेय जाता है वाटसन एंड क्रिक को जानता है। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की संरचना इस प्रकार बताई थी। उन्होंने, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है।
और डीएनए में डबल हेलिक्स संरचना होती है जो अपने अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार रूप में स्थित होती है। इसमें प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है और पिरिमिडिन क्षार में साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। इसके बारे में हम बात कर रहे थे। यह आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। यह डीएनए कई बार एग्जाम में भी आपको पूछा गया है, जो आपके एग्जाम होते हैं, तो इसलिए आप इसको अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी टेक्स्ट बुक का भी सहारा ले सकते हैं। मैंने इनकी मुख्य रूप से इसके बारे में बताया। इसकी स्ट्रक्चर बना लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आरएनए के बारे में बता रहा हूं। क्लियर? आरएनए जिसे हम राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। डीएनए को डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है आरएनए को। थोड़ा सा ही अंतर है इनमें। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं और आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। उसी प्रकार राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसे आरएनए कहा जाता है और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। इसका मुख्य रूप से जो कार्य है, संदेश वाहक का कार्य होता है। इसका संदेश वाहक होता है। संदेश वाहक यानी एक मैसेज को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाने का कार्य करता है। इसलिए इसे हम मैसेंजर आरएनए का भी नाम देते हैं। mRNA, M फॉर मैसेंजर मीन्स संदेश वाहक। राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए के प्रतिलिपिकरण से बनता है, यानी ये भी डीएनए के प्रतिलिपिकरण से ही बनता है। लेकिन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डबल हेलिक्स संरचना में पाया जाता था और ये डबल हेलिक्स संरचना में नहीं होता, ये सिंगल हेलिक्स संरचना में होता है। सिंगल ही होता है, इस तरीके से जुड़ा होता है। और इस पर यह केंद्र के अंदर न्यूक्लियोलस और कोशिका द्रव्य और राइबोसोम में मिलता है। केंद्र के अंदर किसमें मिलता है? न्यूक्लियोलस में मिलता है। न्यूक्लियोलस और राइबोसोम में मिलता है और जीव द्रव्य के अंदर मिलता है। इसके अंदर पाया जाता है जीव द्रव्य। वैसे सभी कोशिकाओं में पाया जाता है जो जीवित कोशिकाएं हैं। यह भी रैखिक अनुक्रम में विन्यासित बहुत से न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। रैखिक एक सीधी रेखा में, रैखिक का मतलब एक स्ट्रेट लाइन। डीएनए में पाई जाने वाली डीऑक्सी राइबो शर्करा के स्थान पर इसमें राइबो शर्करा होती है। आरएनए में डीएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है, तो इसमें राइबोस शर्करा होती है। कौन शर्करा होती है? राइबोस शर्करा होती है। और डीएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है। इसमें प्यूरिन क्षार एडेनिन और ग्वानिन रहते हैं। प्यूरिन क्षार में एडेनिन और ग्वानिन रहते हैं और पिरिमिडिन में सी के स्थान पर यू रहता है। यू फॉर यूरेसिल। यू फॉर यूरेसिल। यूरेसिल। ये दो बेस जुड़े होते हैं, दो क्षार जुड़े होते हैं और इन्हीं पर पिरिमिडिन क्षार होता है और प्यूरिन क्षार होता है। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन पाए जाते हैं और पिरिमिडिन क्षार में यूरेसिल और थाइमिन पाए जाते हैं। अर्थात साइटोसिन की जगह पर, यानी डीएनए में साइटोसिन पाया जाता था और उसके स्थान पर यहां पर यूरेसिल पाया जाता है। उसी बात को बता रहे हैं।
किंतु डीएनए में पाए जाने वाले पिरिमिडीन क्षारकों में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। सॉरी, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल, थाइमिन के स्थान पर, ये थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। आरएनए के प्रकार, आरएनए को मैसेंजर आरएनए टाइप्स में बात करें, एमआरएनए, एमआरएनए यह प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं होती हैं। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशेष एमआरएनए होता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक विशेष एमआरएनए होता है। डीएनए में संचित प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाओं को लिपिबद्ध रूप से भेजने का कार्य करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाओं को डीएनए में भेजने का कार्य करता है। स्थानांतरण आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, दूसरा है टीआरएनए, टी फॉर ट्रांसफर, एम फॉर मैसेंजर, संदेशवाहक। यह कोशिका द्रव्य में एमिनो अम्ल को मैसेंजर आरएनए तक पहुंचाता है। यह कोशिका द्रव्य में एमिनो अम्ल को मैसेंजर आरएनए तक पहुंचाने का कार्य करता है। तीसरा टाइप्स होता है राइबोसोमल आरएनए यानी आरएनए। आर फॉर राइबोसोमल, टी फॉर ट्रांसफर स्थानांतरण, एम फॉर मैसेंजर, मैसेंजर को संदेशवाहक कहते हैं, टी को ट्रांसफर यानी स्थानांतरण आरएनए, आर फॉर राइबोसोमल यानी राइबोसोमल आरएनए। तीन के नाम से इसको टाइप्स हैं, इसके तीन प्रकार हैं इसके, ये तीनों टाइप्स हैं आरएनए के कार्य। यह तीनों ही प्रकार के आरएनए प्रोटीन संश्लेषण की भूमिका निभाते हैं। ये क्या करते हैं? कार्य हैं इनके प्रोटीन संश्लेषण की भूमिका निभाते हैं, क्षण की भूमिका निभाते हैं। अर्थात ये बात की हमने राइबोसोमल या राइबोन्यूक्लिक अम्ल के बारे में, ट्रांसफर आरएनए के बारे में, मैसेंजर आरएनए के बारे में, और इनमें दो प्रकार के बेस होते हैं। डीएनए में प्यूरिन क्षार होता है, इसमें